वेलकम टू ईपे लर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं लखिता अरोड़ा, योर इंग्लिश एक्सपर्ट, आपके साथ आपके ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिससे आपको बहुत डर लगता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है एग्जामिनेशन के अंदर। लगता है कि अगर इंग्लिश होगी तो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ पाएंगे। गैस करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। एक्चुअली अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज है। आप इसे एक सब्जेक्ट की तरह ना लें। जैसे कि हिस्ट्री है, उसको आप याद करके आप उसके आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको लर्न करके उसका रट्टा लगाकर आप उसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज के अंदर, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके अंदर आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट, हर कॉम्बिनेशन का पता होगा, तो ही आप अपने आंसर को मार्क कर पाएंगे, तो ही आप अपने आंसर को पढ़ पाएंगे। तो हर चीज़ डिपेंड करती है आपके सेंस पे। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए, हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि आपको एक बेसिक सेंस क्रिएटेड है हिंदी लैंग्वेज को लेकर कि हिंदी कैसे बोलनी है। या फिर अगर मैं बात करूं कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर अगर आपसे कुछ एरर, मतलब कोई गलत सेंटेंस बोल दे या कुछ गलत वर्ड यूज़ कर ले, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ भाई आपने गलत बोला है। जैसे कि कोई लड़का है और उसके लिए मैं बोलूँ कि वह जा रही थी, तो आप बोलोगे कि मैडम लड़के के लिए तो जा रहा था होता है ना। अगर आप इन केस अगर आप बिहार से नहीं हो तो अगर आप बोलोगे कि भाई वो तो जा रहा था होता है, मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो ये आपका लैंग्वेज सेंस है जिसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन का सेंस है कि किस तरीके से वर्ड को यूज़ करना है, सेंटेंस को यूज़ करना है। तो ये सेंस अगर हमारे पास इंग्लिश में आ जाए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को पढ़ने की, रट्टा लगाने की। ये एक लैंग्वेज है जो आपको ऑटोमेटिक सेंस देता है, और जब आपके पास ये सेंस आ जाएगा तब भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को करेक्टली। जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपको पता भी होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर 100% मार्क्स स्कोर किए हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, शायद आपके दोस्त भी रहे होंगे जिन्होंने 100% मार्क्स स्कोर किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो 100% मार्क्स स्कोर कैसे किए जा सकते हैं? आप कैसे ये हो सकता है कि मेरे एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर मैं पास होना भी मुश्किल समझता हूँ या समझती हूँ को मैं 100% मार्क्स स्कोर करके पास करूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे होगा? ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होता है एक प्रॉपर क्लियर विजन से। प्रॉपर वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस को समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस के साथ एक प्रॉपर मीनिंग बनाती है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हमको स्कूल में ही पता होनी चाहिए थी, स्कूल में ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज में भी नहीं पता चला। हमें इन कॉम्बिनेशंस के, इन मीनिंग्स के बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ आई कैन डू योर होमवर्क, आई कैन डू माई होमवर्क, तो आपको जो टीचर है वो क्या बताएंगे? वो ये बताएंगे कि मैं अपना होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कर सकते हो या मैं मेरा होमवर्क कर सकता हूँ। लेकिन इसमें आपको ये तो नहीं पता चला कि कौन से वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है। तो अगर इस क्लास की बात की जाए, इस क्लास के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इस क्लास में मैं आपको हर एक वर्ड, हर एक चीज़ का प्रॉपर मीनिंग बताऊंगी, प्रॉपर मीनिंग बताऊंगी, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम इंग्लिश का फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल। बिल्कुल बेसिक लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपको पता होगा कि मेरा जो टीचिंग मेथड है वो बिल्कुल बेसिक से रहेगा। अगर आप ज़ीरो हैं इंग्लिश में तो भी आप सीख सकते हैं, और अगर आपको कुछ आता है तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो, कॉन्सेप्ट जो है वो
वो क्लियर हो जाएंगे और एक नए तरीके के साथ, एक नई तरीका, एक प्रॉपर वे के साथ हम लोग इंग्लिश को लर्न करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग सारे के सारे जो पढ़ते आ रहे हैं आज तक, वो रूल्स हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के अंदर आपको काफ़ी सारे रूल्स दिए जाते हैं, बोले नाउन के रूल्स याद कर लो। अगर आप में से सम ऑफ द स्टूडेंट्स ने पहले प्रिपरेशन की हो तो आपको पता होगा कि वो कुछ रूल्स बताते हैं, मेरे ख्याल से बोले रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 नाउन के अंदर रूल्स हैं। और आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देते हैं, बोले ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लो। लेकिन एक बात ज़रा बताएं आप मुझे, और उन टीचर से भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या रूल से एक लैंग्वेज को सीखा जा सकता है? अगर मैं बोलूँ कि हिंदी के लिए मैं आपके लिए रूल्स बना दूँ तो क्या आप हिंदी लैंग्वेज को सीख पाओगे? नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं सीख सकते अगर मैं आपको रूल्स बनाकर दे दूँ तो। लेकिन रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। मैं बीच बीच में आपको बताती भी जाऊंगी कि इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो क्या है, प्रॉपर चीज़ें हैं वो कैसे होंगी। पर उससे पहले आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बताया जाएगा कि किस तरीके से हमको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, लैंग्वेज के कॉम्बिनेशंस को समझना है। हर एक वर्ड आपको पता है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। बोले मैडम मैं तो बचपन में स्कूल में इंग्लिश के अंदर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। अरे भाई आए होंगे, लेकिन स्कूल की इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ईपे लर्निंग में हम सीखेंगे कि भाई हमें प्रॉपरली कैसे इंग्लिश को रीड आउट करना है, कैसे पढ़ना है, और बिल्कुल ही आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है। बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, और साथ ही साथ हम लोग हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कि आप लोगों को श्योरिटी हो जाएगी कि एग्ज़ाम में मेरा ये जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है इसका सही आंसर क्या होगा, ये सही है या गलत है। तभी तो स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आते हैं। 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 100% नॉलेज चाहिए, 100% एक्यूरेसी के लिए आपके पास 100% नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज होना चाहिए तो वो रूल्स से तो नहीं आ सकता ना, रूल से तो नॉलेज नहीं आ सकता। वो सिर्फ रट्टाफिकेशन है जो आप करके कुछ क्वेश्चन वो भी गैस करके सही कर सकते हो, जो कि आजकल वो भी नहीं होते हैं, वो भी सही नहीं होते हैं। तो भाई हमें एक, अगर हमें रिज़ल्ट डिफरेंट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेम काम कर रहे हैं और उसके लिए अगर मैं बोलूँ कि रिज़ल्ट डिफरेंट हो, तो रिज़ल्ट डिफरेंट कैसे होगा? मान लो आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाओगे तो रेलवे स्टेशन ही पहुँचोगे ना। बोले मैं रेलवे स्टेशन रोज़ जाऊँ और कहीं और पहुँच जाऊँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर बात करूं कि मैं रूल लर्न कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रूल्स पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट भी सबका सेम है। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो आप क्या करो, कुछ अलग एफर्ट करोगे तभी तो रिजल्ट अलग आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी कॉमन सी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को भाई बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और जो क्लास मैं आपको क्लास में करवा दूं उसके कुछ रूल्स हैं, उसे आपने फॉलो कर दिया। अगर आपको इस क्लास का 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। वो रूल्स क्या है? सबसे पहले तो आप क्लास को देखते वक्त आपकी कॉपी और आपका पेन आप अपने पास रखेंगे और एक साइलेंट इन्वायरमेंट में आप क्लास लेंगे जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, क्लासेस ऑनलाइन ज़रूर हैं, लेकिन आप उतना ही सीरियसली लें इसको जितना कि आप क्लासरूम में बैठकर कॉन्सेंट्रेशन से सीरियसली लेते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब जो है वो लेनी इतनी आसान भी नहीं है, और इंग्लिश में मार्क्स लाने इतने भी आसान नहीं है। अगर होते तो कट ऑफ इतनी लो ना जाती। डिफरेंट एग्जामिनेशंस की बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश को लेकर बड़ा ही स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो बहुत अच्छे स्कूल से हो चाहे वो नॉर्मल स्कूल से हो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, एक फर्स्ट जो है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नोट्स के अंदर आप ये बात सारी मैं आज ही बताऊंगी, रोज नहीं बताऊंगी, आपको इसे फॉलो करना है। आप थ्रू द कैमरा मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तब भी ये
सब चीज़ें मैं चेक कर लेती, लेकिन अब आपको खुद के लिए और मेरे लिए ऑनेस्ट रहना है, बिल्कुल ईमानदार रहना है और इतना समझ लेना है कि इस बार आपने अगर मुझसे पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर आप ईपीव लर्निंग से पढ़ रहे हैं, तो आप 100% इंग्लिश सीखेंगे अगर आप पूरी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर फ्रॉम द क्लास 1 आप सारी चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे, एक रफ नोटबुक मेंटेन करेंगे, एक फेयर नोटबुक मेंटेन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने में ईजी रहता है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि आप रफ नोटबुक लेके बैठेंगे अपनी साथ में, और दूसरी बात ये है कि जब आप फेयर नोटबुक में नोट करेंगे तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे। एक बार वीडियो को दोबारा देखने के बाद अगर आपका कोई छूटा हुआ कॉन्सेप्ट अगर रहता है तो वो कंप्लीट हो जाता है, उससे आपको कोई भी चीज़ छूटती है तो आपको वापस से याद हो जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है, रफ कॉपी में लिखेंगे, क्लास के बाद फेयर कॉपी में लिखेंगे, और उसके बाद वीडियो एक बार और देख लेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में इतना डेडिकेशन दिखा दिया तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से गेन कर पाएंगे, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज की हमारी क्लास, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे है। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, मुझे पता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कई हज़ारों बार आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन आज कुछ नया देखेंगे इसके अंदर जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, हर एक वर्ड को मैं बताऊंगी, हर एक चीज़ का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको आता है, नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वर्ड शायद कई बार सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, कई बार एग्जाम के अंदर डेफिनेशन भी स्कूल में आया करती थी, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता क्या है, हिंदी में इसको शब्द भेद कहा जाता है। हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करूं तो पार्ट्स माने क्या होता है, पार्ट्स माने होता है हिस्से, हिस्से होता है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बड़ा सिंपल है भाई, ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की। घबराना नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। स्पीच, स्पीच मैंने होती है भाषा, स्पीच मैंने होती है भाषा। तो एक्चुअल में जब हमारे पास ऑफ लगा हो बीच में, एक्चुअल में जब हमारे पास ऑफ लगा होता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में ये बनेगा भाषा के हिस्से, भाषा के हिस्से। तो भाई भाषा के हिस्से क्या होते हैं, भाषा के हिस्से, हिस्से किसी चीज़ के या भाग किसी चीज़ के क्या होते हैं, जिनसे मिलकर वो चीज़ या वो लैंग्वेज या वो चीज़ बनी होती है। तो अगर मैं बोलूँ ये भाषा के हिस्से हैं, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो शब्द जिनसे मिलकर भाषा बनी हुई है, जिनसे मिलकर लैंग्वेज बनी हुई है। तो ये सारे क्या हैं, ये वो पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके ऊपर हमारी पूरी इंग्लिश डिपेंडेंट है, तो बेसिकली इन्हीं को समझना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम अपन लेंगे वो क्या लेंगे, इन चीज़ों को समझने में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनको कैसे जाना जाए, इनका मीनिंग कैसे जाना जाए, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, डेफिनेशन के अंदर बोल रहा है, अ नेम गिवन टू अ वर्ड। इंग्लिश में वर्ड ही तो है, शब्द ही तो है, तो शब्दों को ही नाम दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। बेस्ड ऑन इट्स जॉब, जॉब, जॉब क्या होती है, बेस्ड ऑन इट्स जॉब। तो इसकी जॉब के हिसाब से, इसकी जॉब के हिसाब से जो किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसी शब्द का क्या होगा, जब उसके काम के हिसाब से, मतलब ऑब्वियसली सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर उसकी जॉब के हिसाब से जो उसे नाम दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बोले अभी तो समझ में नहीं आया, अरे भाई एक डेफिनेशन में कैसे समझ में आएगा। तो किसी वाक्य के हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया जाता है, जिसे शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। काम के हिसाब से एक नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे टाइप्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच।
कितने तरह के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कई जगह आपने 9 प्रकार के भी देखे होंगे, कई जगह कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ किताबें भी पढ़ रखी हैं तो बोले कि मैडम 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। कुछ 8 मानते हैं, क्यों मानते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आता है नाउन। क्या होता है नाउन? ठीक है, ये 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच हैं हमारे पास। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। कुछ जो है वो डिटर्मिनर को भी एक पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं। कुछ लोग डिटर्मिनर को, कुछ राइटर्स जो हैं वो डिटर्मिनर को एडजेक्टिव में मानते हैं। ये जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ऐसा क्यों माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों मानते हैं ये आपको बता दिया जाएगा। देखें ज़रा, अब आ जाते हैं हम नाउन पे। ठीक है, तो नाउन क्या है हमारा? नाउन, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैडम हमें तो नाउन की डेफिनेशन पता है, कुछ तो इंग्लिश में बताएंगे भाई, कुछ हिंदी में बताएंगे। बताओ ज़रा, मन में बोल के देखो कौन सी डेफिनेशन है नाउन की। याद आ गई सबको स्कूल वाली? कुछ जो है वो बोले, बैठे भी होंगे, बोले हमने तो स्कूल में भी मैडम याद नहीं की थी, अब कैसे करेंगे हम याद। ठीक है, तो याद नहीं करनी है, देखते हैं ज़रा। अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। ये डेफिनेशन याद आ रही होगी, हिंदी वालों को याद आ रही होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। याद आ रही है? कुछ याद आ रही है? तो क्या है? अ नाउन इज अ नेम। देखो, नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेम, जिसका मीनिंग होता है नेम या नाम, जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो अ नाउन इज द नेम किसी भी चीज़ का नाम जो होता है उसे कहा जाता है पर्सन, थिंग, प्लेस, या फिर कह सकते हैं आइडिया, और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, किसी भी चीज़ की, पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया की जो नेम है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नाउन। या एक कई जगह डेफिनेशन ये भी पढ़ी होगी कि एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग दैट कैन हैव अ नेम, जिसका एक नाम हो सकता है उसे आप क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इन डेफिनेशंस के अंदर ही पूरी चीज़ें मतलब आपको मिलेंगी। इसी के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या काम करेगा, कहाँ पे आएगा, क्या मीनिंग होगा। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो जैसे देख लो, रिया एक नाम है, रिया एक नाम है, तो रिया क्या है? एक नाउन है। ठीक है, पुलिस एक नाउन है, गर्ल, टेबल, टी, दिल्ली, हैप्पीनेस, ये सारी के सारे क्या है? एक नाम है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस ना करते हुए, क्योंकि आपने बचपन में भी बहुत पढ़ा है, बोले 1 मार्क्स के मार्क्स डिवाइडेड होते थे, बोले डेफिनेशन मिलेंगे, डेफिनेशन लिखोगे तो 1 नंबर मिलेंगे, एग्जाम्पल लिखोगे तो 1 नंबर मिलेंगे, टाइप्स लिखोगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे। अभी मैं टाइप्स के लिए कंसर्न नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। इन सब के एक चैप्टर हैं, सबके सब नाउन, एडजेक्टिव, वो भी सारे चैप्टर हैं, उसके अंदर हम इनके टाइप्स, डेफिनेशन सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, आई लाइक टी। अब टी हमारी क्या है? टी हमारा नाउन है, टी चाय नाम है। माई पेरेंट्स लाइक्स टू गो टू बीच, बीच क्या है? हमारा नाउन है। पेरेंट्स क्या है? नाउन है। कैसे पहचानते हैं बता दूंगी मैं आपको। प्रिया, प्रिया क्या है? नाउन है। इज़ अ काइंड लेडी, तो ये क्या है? ये हमारे के नाउन है। लेडी क्या है? नाउन है। तो ये हमारा क्या है? नाउन। किसी भी चीज़ का जो नेम होता है, नेम, नाम रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बोले ये तो हमें पता था, इसके आगे भी एक्सटेंड करेंगे कि कैसे हमें इसके अंदर काम करना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या है? नेम, नाम जो दिया गया है, किसी भी चीज़ को जो नाम दिया जाता है उसे नाउन कहते हैं। याद रह जाएगा सबको, किसी भी चीज़ का वो नाम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है?
प्रोनाउन, सर्वनाम भी कहते हैं हिंदी में। याद आ रहा है कुछ कुछ बचपन की यादें, कुछ कुछ याद आ रहा है कि प्रोनाउन। अब देखो अगर इसको देखा जाए तो क्या डेफिनेशन हो सकती है, ज़रा रिमाइंड करके देखो अपने माइंड में कि क्या डेफिनेशन रही होगी प्रोनाउन की। याद आ रही है? बोले अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इंग्लिश मीडियम वालों को ये आ रही होगी। हिंदी वाले क्या, संज्ञा की जगह पर संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। याद आ गया आप लोगों को? अगर इसको देखो तो इसके नाम से पता चलता है। देखो प्रोनाउन, नाउन की जगह पर जो काम आ रहा है उसे क्या कहा जाता है? देखो नाउन से जुड़ा हुआ शब्द नहीं लगता आपको प्रोनाउन, नाउन से कनेक्टेड कुछ शब्द लगता है प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अब क्यों यूज करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें अगर किसी चीज़ की बिल्कुल बेसिक पता हो तो हम शायद उसे ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। बोले इसको यूज़ ही क्यों करते हैं? देखो कि मान लो कोई सेंटेंस है, जैसे बचपन में हमारी दादी नानी हमको कहानियाँ सुनाया करती थी। बोले एक बार एक शेर था, ठीक है, वो शेर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। शेर जंगल में रहता था, शेर जंगल का राजा था। तो आप बोलोगे कि मान लो दादी कहानी सुना रही है तो बोलोगे कि दादी माँ आप बार बार शेर क्यों बोल रहे हो, है ना, एक ही बात। क्योंकि पता है कि अब आगे जो सारी बातें कही जाएंगी वो शेर के बारे में कही जाएंगी। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसा बोल देती हूँ कि एक बार एक शेर था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, वह जंगल का राजा था, वो गुफा में रहता था। तो क्या बोल दिया, शेर की जगह मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया, वह। शेर एक नाउन था, इसकी जगह मैंने एक शब्द को यूज़ किया और नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब यही अगर हमारी दादी नानी अंग्रेज़ होती, है ना, अंग्रेज़ है तो नहीं पर अगर होती तो क्या करते भाई? होती तो हम क्या बोलते कि मेरी जो दादी नानी है वो कैसे सुनाती, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉयन, है ना, ही इज़ वेरी फेरोशियस, ही लिव्स इन अ केव, ही इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसा ही बोलते। तो मैंने क्या बोला, लायन की जगह मैंने क्या बोल दिया? ही बोल दिया। बात तो वही है अभी भी, अगर लैंग्वेज सेंस की बात की जाए तो मैंने नाउन की जगह पर एक वर्ड को यूज़ किया है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो सिंपल नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पर काम आने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के प्लेस पर काम आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात? बिल्कुल सबको, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई है बात? नाउन के प्रोनाउन, इससे तो पता ही चल रहा है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई नाउन के साथ कनेक्टेड कुछ मीनिंग, कुछ वर्ड है इसका, है ना, नाउन से जुड़ा हुआ है ये किसी ना किसी तरीके से। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है देखो, जैसे वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम, हर, दिस, देम, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। पूरा चैप्टर है प्रोनाउन का, किस में क्या यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, ये हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखो जैसे लिखा है, आन्या एक बहुत अच्छी लड़की है, आन्या बहुत खूबसूरत है और आन्या को फिल्में देखना पसंद है। तो मैंने क्या किया, बार बार लिख रही हूँ आन्या, आन्या और आन्या। तो रिपीट नहीं करना है। जब हमें पता हो कि आन्या के बारे में ही बात हो रही है तो यहाँ पर बार बार नाउन को रिपीट करने से रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, वह एक बहुत खूबसूरत है। देखो आन्या एक अच्छी लड़की है, यहाँ पे नाउन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर नाउन की जगह पे दूसरा शब्द लगा दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोनाउन कहा जाता है। उसे फिल्में देखना पसंद है, आन्या की जगह मैंने एक वर्ड को यूज़ कर लिया है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं।
ठीक है भाई, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। अब ही क्या है, ही क्या है, ही पर्सन के लिए है, वॉन्ट्स टू मैरी, मैरी किसको करना है, हर को करना है। अब ये देखो ही और हर यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखें, प्रोनाउन समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। बड़ा ही खास वर्ड है ये एडजेक्टिव, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। देखें ज़रा क्या होता है एडजेक्टिव, विशेषण। अगर देखा जाए विशेषण से आपको कुछ याद आ रहा होगा भाई, विशेषण से डेफिनेशन कुछ को तो याद आ रही होगी, जिन्होंने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, रट्टा लगाया है, उनको तो याद आ रही होगी, और कुछ लोगों को याद नहीं भी आ रही होगी। सोच के देखो ज़रा, याद आ रही है क्या डेफिनेशन, मन में बोल के देखो। अगर सामने आप ये देखें कि आपके और मेरे बीच में जो है वो कैमरा का कम्युनिकेशन है, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आप उसे फॉलो ज़रूर करें, मन में बोलना है डेफिनेशन को कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है भाई, विशेषण, वेरी गुड। क्या होता है डेफिनेशन, एक बोल रहा है कि जो विशेषता बताता है, अब ये नहीं पता है कि किसकी विशेषता बता रहा है ना। एक जना कुछ कोई सोच रहे होंगे कि भाई क्या करें, विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बताओ भाई। चलो भाई देखते हैं। विशेषण नाम से पता चलता है, विशेषता से जैसा कोई वर्ड है, विशेषता के जैसा कोई वर्ड लग रहा है भाई ये तो an adjective describes या modifies or gives more information about noun or pronoun। noun और pronoun के लिए जो ज़्यादा information देता है, या फिर अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं तो वो क्या कहेगा कि noun और pronoun की विशेषता बताता है, जो उसे क्या कहा जाता है, adjective कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। बोले मूड, ये मूड नहीं है, ये गुड है, ठीक है। यहाँ पे गुड है, बैड है, इंटेलिजेंट है, क्लीन है, डर्टी है। अब ये विशेषता बता रहा है, बोले अच्छा है, बुरा है। अब विशेषता मतलब किसी चीज़ का गुण हो सकता है। अब गुण जो है वो किसी पर्सन का, किसी चीज़ का हो सकता है। तो बोले कि क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेजी, ब्रेव, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक एक्सेट्रा, ये सारे विशेषता है। अब इसके अंदर हम एक ख़ास बात डिस्कस करना चाहेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई हमारे पास बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंदर हमने ये देख लिया, एडजेक्टिव के अंदर हमने ये देख लिया कि भाई विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, किस किस की विशेषता बताता है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये दो चीज़ों की विशेषता बताता है। एक तो बताता है किसकी, नाउन की, एक बताता है प्रोनाउन, ठीक है। एक नाउन की बताता है, एक प्रोनाउन की बताता है, ठीक है भाई। अब विशेषता बताने के अंदर इसकी एक खास प्लेस, एक खास जगह भी होती है। देखिए ज़रा भाई, नाउन की विशेषता बताता है ये, संज्ञा की सॉरी, नाउन की विशेषता बताता है ये। तो नाउन के लिए इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं बोलूँ अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। द ओल्ड मैन, एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर मेरे पास दिया गया है लेडी को, आप क्या कह सकते हैं, लेडी, किसी लेडी, किसी विमेन का जो नाम है वो दिया गया है। क्या मैं इसे नाउन मान सकती हूँ, नाउन मान सकते हैं। मैं आपको यही बता रही हूँ कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की, किसकी, बोलते जाया करो साथ साथ मेरे, कि ये किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन और प्रोनाउन की, किसकी बताता है,
नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन की बताता है, तो मेरे पास मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें मुझे ये नाउन दिखाई दे रहा है और ब्यूटीफुल, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल का मीनिंग ये मुझे विशेषता बताता हुआ लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। आगे वाले में ज़रा आइडेंटिफाई करो कि नाउन और एडजेक्टिव कौन से हैं, देखो ज़रा बताओ। दिखाई दिए? आगे वाले में नाउन और एडजेक्टिव दिखाई दिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये तो नाउन है मैन तो, और ये हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में भी आइडेंटिफाई किया होगा आपने, देखो ज़रा अगले वाले में ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब भी नाउन की क्वालिटी बतानी हो तो हम क्या करेंगे भाई कि ये क्वालिटी या एडजेक्टिव जो है वो नाउन के जस्ट पहले लगा देंगे। ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव लगा देंगे, नाउन के जस्ट पहले हम एडजेक्टिव लगा देंगे। तो मैं ये कह दूं कि नाउन की विशेषता बताते वक्त एडजेक्टिव की प्लेस नाउन के जस्ट पहले होती है। बड़ा ध्यान से सुनना है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके आगे बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे जब आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो नाउन के पहले आता है। तो एक और लिखती हूँ मैं सेंटेंस, अगर मैं ऐसा लिखूँ, इसको एक बार मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, अ लेडी इज ब्यूटीफुल, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है या गलत लग रहा है? अ लेडी इज ब्यूटीफुल, बताओ ज़रा जल्दी से। लेडी इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अ लेडी, फिर से अगर मैं इसे देखूं तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और बीच में एक वर्ब लगी हुई है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरी की पूरी वर्ब, ठीक है। तो अगर मुझे नाउन की क्वालिटी बतानी है, एडजेक्टिव से बतानी है, तो मैं नाउन के बाद में, मतलब नाउन के बीच में एक वर्ब लगाकर भी एडजेक्टिव को लगा सकती हूँ। तो मेरे पास 2 प्लेसेस डिसाइड हो गई नाउन के लिए एडजेक्टिव की। जब भी नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा तो पहला नाउन के पहले आ सकता है और दूसरा नाउन के बाद में आ सकता है। कि यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या इस बात को नोट कर लीजिए आप, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? 2 जगह बताई है मैंने आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि भाई जब भी एडजेक्टिव नाउन की विशेषता या क्वालिटी बताएगा तो इन 2 जगह पर दिखाई देगा आपको। जगह डिसाइड कर दी है मैंने। अब अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हमें किसी भी वर्ड को, मतलब जैसे अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर क्या कर दिया जाता है आपको, जैसे शब्दों को तो चेंज करना है, मान लो एरर बनाना है तो एडजेक्टिव की जगह नाउन लगा दिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, कि शब्दों की, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि शब्दों की प्लेस क्या है ना? शब्दों की प्लेस क्या है सबसे पहला, है ना? प्लेस मतलब जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव बता दिया, बोले नाउन के लिए इन 2 जगह पर आएगा। तो मुझे अगर प्लेस पता चल गई तो दूसरी एक बात और है कि मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस जगह पर जो शब्द लगा है क्या वो एडजेक्टिव ही है। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह कुछ और लगा दिया जाए तो सही है या गलत है?
एडजेक्टिव की जगह कुछ और लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ एडजेक्टिव को आना चाहिए। अगर मैं कुछ और लगा दूंगी तो डेफिनेटली गलत होगा। तो उसके लिए मुझे पता तो हो कि ये शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है। तो दूसरा पार्ट आता है आइडेंटिफिकेशन का। मैं आपको पहले प्लेस वाला पार्ट बता रही हूँ, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि शब्द कौन कौन से क्या होते हैं, एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मीनिंग कैसे चेंज होंगे। तो ये सारी चीज़ें वही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन की, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन के लिए भी, प्रोनाउन के लिए, क्योंकि ये दो चीज़ों की विशेषता बताता है, नाउन की भी बताता है और प्रोनाउन की भी बताता है। तो प्रोनाउन के लिए क्या होगा, अगर प्रोनाउन लेडी के लिए देखा जाए तो लेडी के लिए प्रोनाउन शी होता है, शी। तो देखें भाई शी के लिए क्या होगा, अ ब्यूटीफुल शी, अ ब्यूटीफुल शी। ऐसा होता है क्या, अ ब्यूटीफुल शी? नहीं, ऐसा नहीं होता। शी के पहले कभी भी ब्यूटीफुल नहीं लगा होता। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो अब क्या किया है हमने, अब हमारे पास आ गया है ये प्रोनाउन, जिसके आगे हमने क्या लगा दिया है, एडजेक्टिव। तो अगर मैं बात करूं प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव की बात करूं तो सिर्फ एक ही प्लेस होगी, इस पे नहीं आ सकता, सिर्फ हम बाद में लगा सकते हैं। एक स्पेशल टाइप की वर्ब है जिसके बाद हम लगा सकते हैं, इस वर्ब को हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउन के लिए 2 और प्रोनाउन के लिए 1 प्लेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपको हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। देखो भाई, नोट कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। इसलिए आपको बताया कि रफ नोटबुक आप लेके बैठें, साथ साथ फटाफट नोट करते हुए चले जाएं। तो एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बताता है, किसकी बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, तो 2 जगह पर आ गया है, 2 जगह पर। नाउन के लिए 2 जगह पर आएगा, नाउन के पहले और बाद में, और प्रोनाउन के लिए सिर्फ बाद में है। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया हमारा विशेषता। अब तक हमने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या थी, क्रिया थी हमारी जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, किसी एक्शन को और स्टेट को डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। या आपको डेफिनेशन हिंदी मीडियम वालों को याद आ रही होगी कि किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जिससे उसे क्रिया कहते हैं। अब तो अच्छा लग रहा है, अब डेफिनेशन याद आ रही है सबको। तो किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उससे कहा जाता है क्रिया। करना या होना होती है क्रिया। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, हमारे पास 2 टाइप की वर्ब है। पूरा नहीं बता रही हूँ, सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ, याद रखना है आप लोगों ने। मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, मेन कौन होता है, जो मेन काम करता है। मेन काम जो सेंस देने का, करने होने का जो मीनिंग दे रहा होगा, उसे क्या कहा जाएगा, मेन वर्ब कहा जाएगा। ईट माने खाना होता है, स्लीप माने सोना होता है, प्ले माने खेलना होता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, प्ले माने खेलना होता है। ये तो सिंपल है वर्ड्स बिल्कुल। खेलना, नाना नीनी जिसके साथ भी लगा होगा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भाई वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब, मेन काम जो करती है। और ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहोगे, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहोगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। हेल्प नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम में बताने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो क्या करती है, हेल्प करती है। हेल्प करती है, किसकी हेल्प करेगी, हेल्प करेगी हमारी मेन वर्ब की हेल्प करेगी सेंस क्रिएट करने में। कैसे हेल्प करेगी, ये हमारे चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे की, कैसे हेल्प करेगी इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शी इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग, तो वह वॉक कर रही है, शी इज वॉकिंग। तो वॉक करना क्या है, हमारी वर्ब है। वॉक करना हमारा क्या है,
वर्ब है। दिस गर्ल रोट अ लेटर, रोट लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म है, याद आ रही है कि नहीं, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, लिखना, नाना नीनी जो भी होती है वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो हमने मेन वर्ब आइडेंटिफाई करी है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा पूरा चैप्टर है, वर्ब को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक बात। तो ये हमारी वर्ब होती है, किसी काम के करने या होने का बोध होता है जिससे उसे वर्ब कहा जाता है भाई। ठीक है, किसी काम का करना या होना, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो टाइप की वर्ब है। मेरे साथ साथ बोलते जाया करो, बहुत बढ़िया तरीके से याद करनी है। अब देखो हर एक चीज, एक क्लास का कंटेंट उसी क्लास में याद कर लेना है 90% तक, तभी हमारे लिए फ्रूटफुल होगा ये क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब सुना है, नाम तो सुना है सबने, एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये वो बात है भाई, ये वो डेफिनेशन है जो आपको याद नहीं होती है, जो आपको लर्न करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब होती है, देखो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, अगर मैं इसे देखूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखते हैं, चलो भाई बताया जाएगा आपको। देखो अगर मैं इसे देखूं तो मेरे पास देखो एड लिखा है, एड से अगर मैं यहाँ पर एडजेक्टिव लिख दूं तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है भाई, एड से एडजेक्टिव लिख सकते हैं, बोले मैडम लिख लो। फिर ये क्या है हमारी, वर्ब से वर्ब लिख लिया है। तो एक्चुअल में ये क्या करता है, ये विशेषता बताती है, पहला किसकी, एडजेक्टिव की विशेषता बताती है, दूसरा वर्ब की विशेषता बताती है, और तीसरा किसकी बताती है, तीसरा ये एडवर्ब खुद की विशेषता भी बताती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या याद करोगे, एड से एडजेक्टिव, वी से वर्ब, तो जो विशेषता बताती है किसकी, एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एडवर्ब। तीनों की विशेषता बताएगी, डेफिनेशन भी देख सकते हो आप, लिखा है एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग, मतलब मॉडिफाई मतलब चेंज करता है या मीनिंग में ऐड करता है, वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है एडवर्ब। एडवर्ब कहा जाता है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, एडवर्ब। किस किस की बताता है, पहला, साथ साथ बोलते जाओ भाई, बढ़िया, पहला किसकी बताता है, एडजेक्टिव की, दूसरा वर्ब की, तीसरा एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भाई हमारा एडवर्ब कहा जाता है। जैसे बिफोर, यस्टरडे, अब ये याद नहीं कर रहे हैं, ये एग्जांपल आपको बता रहे हूँ, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, डिलाइटफुली, अब ये लर्न नहीं करने हैं, याद नहीं करने हैं, हमने लर्न कर भी नहीं सकते। इसका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी पूरा का पूरा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसे दिखते हैं। अब कई स्टूडेंट होंगे रट्टा लगाने लग जाएंगे, नहीं, आपको सिर्फ डेफिनेशन समझनी है, बाकी काम मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है भाई, तो एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण कहा जाता है इसे, एडवर्ब को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे शी इज वॉकिंग स्लोली, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेरी स्लोली दिया गया है, वेरी स्लोली दिया गया है, तो स्लोली भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। बोले अब एक जो हमारा स्टूडेंट है वो कह रहा है, स्टूडेंट मान लो हमारा पप्पू मान लेते हैं, है ना, तो पप्पू कह रहा है मैडम मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या करवा रहे हो आप। अरे भाई क्या करवा रहे हो, बोले दोनों को एडवर्ब कैसे लिखा, मुझे तो पता ही नहीं है एडवर्ब कैसे होती है। अरे भाई पप्पू मैं बताऊंगी तुम्हें परेशान नहीं होना है, बस इतना देख लेना है कि मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया है, ऐसी दिखती है एडवर्ब, पहचाननी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी आपको बताया जाएगा, याद रखना है ये बात। ठीक है भाई, तो ये दोनों एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है कंजंक्शन, ये जोड़ने का काम करता है, जॉइंट करता है दो चीज़ों को। अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। जो क्या करता है, जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, उसे क्या कहा जाता है, कंजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे सच एज, बोथ,
एंड, और, एज वेल एज, एल्स, बट, ईदर, और, नीदर, नॉर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कंजंक्शन सारे के सारे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे दो हमें सेंटेंस दिया है अभय इज रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। दो सेंटेंसेस दिए हैं, अगर हमें इन दोनों को जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। देखो लिखा है अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। अब ये जो एज वेल एज इसमें दिया गया है वो हमारे लिए क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इन दोनों को, अभय को जो सब्जेक्ट कॉमन है हमारे पास, हिज फ्रेंड्स जो अनकॉमन जो चीज़ है उसको जोड़ रहा है, और क्योंकि वो इज रॉन्ग जो दिया गया है वो दोनों में कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कॉमन लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे अभय साथ ही साथ उसका फ्रेंड भी गलत है, तो ये हमारे लिए क्या कंजंक्शन है जो किसे जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, उसे क्या कहा जाता है, कंजंक्शन कहा जाता है, एज वेल एज लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, हरी अप यू विल गेट लेट, हरी अप यू विल गेट लेट। अब हमें ये दिए गए हैं दो सेंटेंसेस, हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कंजंक्शन का ही यूज करेंगे। हरी अप एल्स हमारे लिए क्या है, कंजंक्शन है, वरना यू विल गेट लेट, तुम लेट हो जाओगे, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो कंजंक्शन क्या है, अब यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, देखो यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, देखो सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2, यहाँ पे किस किस को जोड़ रहा था, यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2। तो जो दो चीज़ों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंजंक्शन। बाकी आगे जो है हम इसके पूरे जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से सेंस वाइज इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका जल्दी से। ठीक है, ले लिया है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन होता क्या है, अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो अगर इसके नाम से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है प्री, एक बना है पोजीशन। मतलब प्री माने क्या होता है, पहले, बोले जिसकी पोजीशन पहले होती है, पहले किसके पहले होती है जरा बताओ। तो ये जो है देखो लिखा है दैट शोज रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है टू अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों से, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो प्री माने पहले, अब रिलेशन अगर नाउन या प्रोनाउन का बताता है तो पहले भी किसके आएगा, ये जो प्रीपोजिशन है वो किसके प्री रखा जाता है, किसके पहले रखा जाता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले इसको यूज करते हैं। और आप क्या कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को अपने बाद रखती है, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, या मैं कह दूं कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन को प्लेस किया जाता है, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो जो शब्द किसी नाउन, ये नाउन है, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, बाय, फार, फ्रॉम, एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। जैसे एग्जाम्पल दिए देखो, दिस बुक इज हमारी वर्ब है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है और टेबल क्या है, टेबल हमारा नाउन है। तो क्या दिखा रहा है ये हमें कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन। या आप ये कह सकते हैं कि प्री रखा जाता है, इसको किसके पहले रखा जाता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन को रखा जाता है। ठीक है, आगे दिया है देयर इज अ काऊ, काऊ प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, और द गार्डन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और काऊ क्या है हमारा
नाउन है। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये जो प्रीपोजिशन है वो इस नाउन के पहले आकर इस नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है? मतलब काऊ का और गार्डन का रिलेशन क्या है कि जो काऊ है वो कहाँ है? गार्डन के अंदर है। तो गार्डन के अंदर है मतलब ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, अनदर वर्ड्स से रिलेशन को बताता है, अनदर वर्ड्स से संबंध को बताता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन। इसके अंदर देखो ये जो प्रीपोजिशन है इस नाउन के पहले आकर इस नाउन का इस वर्ब के साथ संबंध बता रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का अनदर वर्ड्स के साथ संबंध को बताता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो जी इसका। वेरी गुड, ठीक है, ले लिया है स्क्रीनशॉट। अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन ये पूरे चैप्टर हैं, इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी दिए गए हैं। तो अभी इनिशियली हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसी है, शब्द कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो है वो वर्ड है जो किसके साथ लिखा जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखा जाता है और सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सडन इमोशन जो डिनोट करते हैं जो वर्ड्स, उसे क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे अगर जॉय की बात करें, खुशी की बात करें, तो आप क्या करोगे? हुर्रा, वाओ, वाह। ये सारी बातें किसके लिए की जाती हैं? खुशी के लिए। ये देखो आगे एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा हुआ है। तो बोलते हैं ना हुर्रा वी वॉन द मैच। तो ये क्या है? ये जो हुर्रा शब्द है ये क्या है? हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन कहा जाता है इसको पहचानने में आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये अलग से दिखाई दे जाते हैं। सोरो के लिए अलास, ये सारे दुख को बताने के लिए होते हैं। ठीक है, सरप्राइज आश्चर्य, वाओ, व्हाट, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सरप्राइज को बताते हैं। ग्रीटिंग के लिए हेलो, हाय, लुक, लिसन, ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं। लिखा है ना, देखो, हुर्रा वी वॉन द मैच। ओ इट हर्ट्स, दुख के लिए, खुशी के लिए। वो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो ये भी किसके लिए है? खुशी के लिए। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो किसको बताते हैं? सडन फीलिंग को डिनोट करते हैं, सडन फीलिंग को बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसका हमने सारा का सारा जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ी हैं। इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने आपको एडजेक्टिव का प्लेस भी बता दिया है कि एडजेक्टिव कहाँ आएगा, और नाउन का प्लेस भी बता दिया है एक कि नाउन का जो है वो कहाँ पे आएगा? नाउन आएगा हमारा हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरजेक्शन। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। और साथ में ही अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बात देखने की है कि मैंने आपको कहा कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर सेंटेंस में देखें तो मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बताया ही नहीं है। ठीक है, और वाक्य की जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है? कहते हैं मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर हमें ये बताया जाता है और ये कहा जाता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर हमारा जो सेंटेंस है वो बनता है। तो
यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाउन ही हमारा, नाउन और प्रोनाउन ही हमारे सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन को वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से बुलाया जाता है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। या मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो नाउन और प्रोनाउन है उसकी दो ही जगह होती है वाक्य में। देखो अब नाउन की जगह भी फिक्स कर रही हूँ मैं, कहाँ कहाँ होती है, या तो सब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? कितने बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की जगह को भी फिक्स कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट तो वाक्य के शुरू में आ जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क केयरफुली, तो क्या यहाँ पर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट? देखकर बताओ। और ही इज गोइंग टू स्कूल, तो अगर इसे देखा जाए तो क्या केयरफुली ऑब्जेक्ट है? नहीं। हमारे पास ये जो वर्ब है इसके बाद ये होमवर्क जो नाउन दी गई है इसको हम सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो पहली प्लेस जो है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे है? मेन वर्ब के बाद में, ठीक है। मेन वर्ब के बाद में रखा जाता है, तो पहली प्लेस ऑब्जेक्ट की कहाँ है? मेन वर्ब के बाद, ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर वर्ब तो है लेकिन यहाँ पर कोई नाउन नहीं दिया गया है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पर ये दिया गया है जो है हमारा प्रीपोजिशन, और हमने ये पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन ही आता है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन को दो ही नामों से बुलाया जाता है, या तो सब्जेक्ट कहते हैं या तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे भैया? यहाँ कहेंगे इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो प्लेस है वो क्या है? प्रीपोजिशन के बाद। तो ऑब्जेक्ट की दो प्लेस हैं, एक तो मेन वर्ब के बाद और एक प्रीपोजिशन के बाद। और सब्जेक्ट आपको मिल ही जाता है, शुरू में आता है। तो नाउन और प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नोट करते जाया करो वैसे तो साथ साथ में, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ स्पीच की इंफॉर्मेशन। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आई हो और बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और रिवीजन कर लेना है ताकि आपको ये डेफिनेशंस पता होंगी तो मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझा पाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।